ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को मर्केंटाइल लॉ के संबंध में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बताना चाहती हूँ। जो व्याख्यान की जो श्रृंखला है उसमें मैंने आप सभी को पहले पाठ्यक्रम के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में और इसके अलावा उसके बाद मैंने आपको बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी, आधारभूत शब्दावली, उसके बारे में बताया था। और बताते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिक टर्मिनोलॉजी या आधारभूत शब्दावली जो है वो इसलिए आवश्यक है कि आपको आगे चलकर जो भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे उसमें कदम कदम पर इन शब्दों से सामना आपका होगा, इसलिए उनके बारे में जो आपका जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको समझाने के बाद अब हम मेनली जो फर्स्ट चैप्टर है आपका अनुबंध, मैंने आप लोगों को धारा 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2H के तहत इसकी परिभाषा बताई थी अनुबंध की। तो अब मैं आपको अनुबंध का जो चैप्टर है उसके बारे में आज से अपन जो है पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुबंध क्या है? अनुबंध, वैसे मैंने 2H में आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझाई थी, अभी मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। अनुबंध, अनु प्लस बंध यानी बद्ध करने वाला ठहराव, बद्ध करने वाला ठहराव यानी बांधने वाला ठहराव। और बांधने वाले ठहराव की बात जब हम बात करते हैं तो उसमें एक जो भाव जो नजर आता है वो भाव है बाध्यता वाला, कि हमें बांध दिया गया है, बांध दिया गया है तो हम बाध्य हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दायित्व को लेकर हम बाध्य हैं। तो अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो कि पक्षकारों को एक दूसरे से बांधता है, ये है भावार्थ। बात करते हैं हम परिभाषाओं की। भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो परिभाषा है मैंने आधारभूत शब्दावली के तहत आप लोगों को समझाई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको पुनः समझाऊंगी। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को अलग अलग विद्वानों द्वारा जो दी गई परिभाषा है उन परिभाषाओं के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ सामंत के अनुसार, सामंत ने अनुबंध की क्या परिभाषा दी है। तो सामंत ने कहा है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है और इस प्रकार के दायित्वों की व्याख्या करता है। ठीक है, ठहराव उत्पन्न करता है, ठहराव है जो कि दायित्व उत्पन्न करता है, और उन दायित्व क्या हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से उनका निष्पादन किया जाएगा उसकी व्याख्या अनुबंध के तहत की जाती है, ये उनका कहने का मतलब है। दूसरी परिभाषा जो इसके तहत दी गई है वो परिभाषा दी गई है न्यायाधीश लीग के अनुसार। मैं आपको बताना चाहूँगी, परिभाषाएं तो बहुत दी गई है, मैं आपको यहाँ पर जो है जो विशिष्ट परिभाषाएं केवल वही बताऊंगी। तो न्यायाधीश लीग ने जो अपनी परिभाषा दी है वो परिभाषा उन्होंने इस रूप में दी है कि अनुबंध वैधानिक होने की दृष्टि से एक ऐसा ठहराव है जो जिसके तहत पक्षकार कुछ निष्पादन करने के लिए बाध्य होते हैं, और इस निष्पादन के लिए दूसरे पक्षकार को, पहले पक्षकार को बाध्य करने के लिए या उस निष्पादन को प्रवर्तित करवाने के लिए या उस दायित्व को प्रवर्तित करवाने के लिए कुछ वैधानिक अधिकार उसे मिले हुए होते हैं। वापस मैं परिभाषा बताना चाहूँगी, जो लीग ने परिभाषा दी है उन्होंने दी है कि अनुबंध वैधानिक होने की दृष्टि से एक ऐसा ठहराव है जिसके तहत कि एक पक्षकार को कुछ दायित्व प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और उन दायित्वों को प्रवर्तित करवाने का यानी एनफोर्स करवाने का दूसरे पक्षकार को कोई ना कोई अधिकार मिला हुआ होता है कि उन दायित्वों का प्रवर्तन किस प्रकार से करवाया जाए। तो ये तो थी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा। भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा है धारा 2H में कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। And a contract is an agreement which is enforceable by law, यानी कि वो राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अनुबंध के लिए इन्होंने दो बातें यहाँ पर कही है कि अनुबंध एक ठहराव है। ठीक है, अगर हम इसको समझना चाहें, अनुबंध एक ठहराव है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। तो ठहराव की जब हम बात करते हैं तो ठहराव के दो फैक्टर होते हैं। ठहराव होता है वचन, और वचन होता है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, यानी कि अनुबंध में प्रस्ताव और स्वीकृति, दूसरे शब्दों में ठहराव का होना आवश्यक होता है, नितांत आवश्यक होता है। और
तक उसमें प्रस्ताव और स्वीकृति होती है, लेकिन प्रवर्तनीयता वाला शब्द जो भाव है वो मिसिंग है, तो वो केवल और केवल ठहराव है। लेकिन जब उसमें प्रवर्तनीयता वाला फैक्टर ऐड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो ठहराव अपना रूप परिवर्तित करके और अनुबंध का रूप धारण कर लेता है। उस स्थिति में पक्षकार एक दूसरे के प्रति वैधानिक रूप से बंध जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। उन्हें अपने अपने दायित्वों का निष्पादन करना होता है। निष्पादन नहीं करते हैं तो उस स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार है उसे दोषी पक्षकार को उस अनुबंध का प्रवर्तन करने के लिए बाध्य करने का पूरा वैधानिक अधिकार मिलता है। इसे हम अनुबंध कहते हैं। तो इस रूप में अब आप समझ गए होंगे जो न्यायाधीश लीक और सामान्य जो परिभाषाएं दी हैं वो परिभाषाएं इसी चीज को थोड़ा सा वो व्याख्या करते हुए उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। अब ये जब परिभाषा हमने देख ली है तो उन परिभाषाओं को देखने के बाद हम ये कहेंगे कि एक वैध अनुबंध में क्या आवश्यक लक्षण होने चाहिए। प्रवर्तनीयता वाली बात हमने कही है, प्रस्ताव होता है और उसकी स्वीकृति होती है। और दैनिक जीवन में हम न जाने कितने ऐसे ठहराव कर लेते हैं लेकिन वो प्रवर्तनीय नहीं होते, उनमें प्रवर्तनीयता वाला तत्व नहीं होता, इसलिए वो केवल ठहराव होने तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं प्रवर्तनीयता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें प्रवर्तनीयता लाने वाले कुछ ना फैक्टर ऐसे होंगे जिसकी वजह से उस प्रवर्तनीयता वाला तत्व ऐड होता है। केवल कहने भर से कि उसमें प्रवर्तनीयता होनी चाहिए हम कहते हैं कि ये ठहराव अनुबंध है, तो निश्चित रूप से प्रवर्तनीयता वाला तत्व है तो वो ठहराव अनुबंध हो जाएगा। लेकिन वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक ठहराव अनुबंध का रूप ले लेता है, क्योंकि उसमें प्रवर्तनीयता वाला तत्व ऐड हो जाता है। तो इसके लिए हमें भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 को देखना होगा, उस पर उसको जानना होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के तहत कहा गया है कि समस्त ठहराव अनुबंध है बशर्ते वो ऐसे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए गए हों जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं तथा जिनका उद्देश्य एवं प्रतिफल वैध है और आवश्यकता होने पर वो लिखित, रजिस्टर्ड और जो गवाह जो है उनके द्वारा प्रमाणित भी हो और उन पर आवश्यकता होने पर आवश्यक मुद्रांक की व्यवस्था भी हो। अगर ये सब बातें किसी ठहराव में है तो सामान्यतः वो एक ठहराव अनुबंध कहलाएगा उसमें, क्योंकि एक वैध अनुबंध के सारे लक्षण जो हैं वो स्वयमेव ही उसमें मिक्स हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। वापस मैं बोलना चाह रही हूँ, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 उसमें कहा गया है कि समस्त ठहराव अनुबंध है। ठीक है, ये बात उन्होंने कही, एक उसका फेज है, लेकिन उन्होंने आगे एक कंडीशन डाल दी और कंडीशन क्या डाली, बशर्ते वो ऐसे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए गए। ऐसे पक्षकार कौन से पक्षकार, उनकी स्वतंत्र सहमति तो है लेकिन ऐसे पक्षकार कौन से जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तथा जिनका उद्देश्य एवं प्रतिफल वैध हो और वो आवश्यकता होने पर लिखित, रजिस्टर्ड, गवाहों द्वारा प्रमाणित और उन पर मुद्रांक यदि आवश्यक है तो वो भी हो, तो ऐसी स्थिति में समस्त ठहराव अनुबंध होते हैं। तो अब अगर हम इसकी इस धारा 10 का जो ये इन्होंने जो बात कही है इसका अगर हम विश्लेषण करें तो हम एक वैध अनुबंध के आवश्यक, इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं, ऐसा नहीं कि केवल ये जो 10 में जो बातें कही गई हैं वही बातें होने पर इसके अलावा भी 2-4 ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों का होना जरूरी होता है और तब जाकर कोई ठहराव अनुबंध का रूप धारण कर लेता है। अभी जो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी इसमें पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कि इसमें कहा था कि दो पक्ष जो है स्वतंत्र सहमति है तो है इसमें स्वतंत्र सहमति, फिर ये ठहराव अनुबंध क्यों नहीं हुआ। कोई ठहराव केवल स्वतंत्र सहमति होने भर से अनुबंध थोड़ी बन जाएगा, उसमें उसके साथ ये सारी जो बातें कही गई वो भी एक साथ मौजूद होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को वापस ही बताना चाहूँगी कि किसी भी ठहराव को यदि हम अनुबंध का दर्जा देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसमें जो सारे तत्व हैं जो धारा 10 में कहे गए हैं इसके अलावा भी 5-6
विषय ऐसे हैं, टॉपिक्स ऐसे हैं, पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें कि हमें इसमें जब तक हम उन पॉइंट्स को इसमें नहीं देखेंगे तब तक हम इसे अनुबंध का दर्जा नहीं दे सकते। तो अब मैं आपको एक एक करके इन्हीं सब जो बातें हैं वो एक एक पॉइंट की अनुबंध के तहत कौन कौन सी बातें होनी चाहिए वो सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके और बताती जाऊंगी। पहला जो पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है कि अनुबंध के तहत एक पक्षकार से काम नहीं चलेगा, एक से अधिक पक्षकार होने चाहिए। आप नोट कर लीजिए, आप अगर कहना चाहिए कि एक से अधिक पक्षकार, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, न्यूनतम उसमें 2 पक्षकार होने चाहिए और अधिकतम 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ये न्यूनतम, ये इसकी सीमा नहीं है 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो सदस्य संख्या होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। अब 2 क्यों होनी चाहिए? 2 इसलिए होनी चाहिए कि आपको बताया कि अनुबंध एक ठहराव है, ठीक है। अनुबंध एक ठहराव है, तो ठहराव क्या है? ठहराव वचन है, और वचन क्या है? प्रस्ताव और स्वीकृति। तो जब प्रस्ताव और स्वीकृति है तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति पक्ष प्रस्ताव करता है तो स्वीकृति तो वो स्वयं नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति अपने ही द्वारा किए गए प्रस्ताव पर स्वयं ही स्वीकृति नहीं दे सकता, तो उसके लिए स्वीकृति दूसरे पक्षकार द्वारा दी जानी चाहिए और तभी वो एक दूसरे के प्रति बद्ध होंगे। तो प्रस्तावक और स्वीकर्ता 2 पक्षकार कम से कम उसमें होंगे किसी भी ठहराव के तहत, तो वो अनुबंध का रूप धारण कर सकता है। मैं सकता की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी वो अनुबंध का रूप धारण कर लेगा। कर सकता है की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद फिर हम देखेंगे कि और जो भी इसमें तत्व बताए गए वो भी मौजूद हैं या नहीं है। वो तत्व अगर मौजूद है तो फिर समग्र रूप से एक साथ, तो फिर हम ये कहेंगे कि भी वो अनुबंध जो ठहराव जो है वो अनुबंध है। तो कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए और उससे अधिक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इसका अधिक की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा जो पॉइंट इसके अंतर्गत कहा गया है वो कहा गया है कि ठहराव होना चाहिए। तो ठहराव होना चाहिए, ये बात मैंने आपको बताई थी कि भी 2 या 2 से अधिक पक्षकार की जब हम बात कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो ठहराव होता है। ठहराव में क्या होता है? प्रस्ताव और स्वीकृति होती है, और प्रस्ताव और स्वीकृति यानी कोई भी पक्षकार जो है वो अपने आप से कोई प्रस्ताव नहीं कर सकता, ठीक है। वो अपने आप से अब वो प्रस्ताव करेगा किसी दूसरे व्यक्ति से और स्वीकृति फिर वो स्वयं उस पर नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट बात जो मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि कई बार होता है कि 2 पक्षकार तो हैं और 2 पक्षकार जो है वो प्रस्ताव स्वीकृति की गलतफहमी में रहते भी हैं, लेकिन वस्तुतः वो जो आपस में एक दूसरे से जो भी ठहराव के रूप में जो टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं वो प्रस्ताव और स्वीकृति बेसिकली होती ही नहीं है कई बार। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि कई बार जैसा कि कई बार पक्षकार जो 2 पक्षकार हैं वो एक ही साथ, एक ही समय, एक ही विषय वस्तु के संबंध में, एक ही प्रकार के भाव जब एक दूसरे से रखते हैं तो वो फिर प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रति प्रस्ताव हो जाता है, उसे हम प्रति प्रस्ताव कहेंगे। जैसे अब एक्स है तो एक्स अपनी कोई एक्स और वाई फ्रेंड्स हैं और वो रोज़ मिलते जुलते रहते हैं, तो एक्स के पास कोई बुक है और वो बुक वो जो है वो चाह रहा था कि ये बुक जो है मेरी ज़रूरत की नहीं है तो मैं इसको किसी को दे दूँ। वो कई बार अपने फ्रेंड के सामने इस प्रकार का जिक्र करता रहता है। फिर उसको लगता है कि क्यों ना उसकी फ्रेंड को कि मैं इससे ये प्रस्ताव कर दूँ कि तुम ही ले लो इसको, और उसी क्षण उसी वक्त वो जो उसका मित्र होता है वो भी सोचता है कि भी ये इसको बेचना चाहता है, मेरे को इसकी ज़रूरत है, तो वो उसी बुक को एक कीमत बताते हुए खरीदने का प्रस्ताव है। यानी कि एक्स जो नाम की बुक जो है उसे ए अपने फ्रेंड बी को खरीदने का बेचने का प्रस्ताव रखता है, वहीं बी जो है वो उस बुक को उसी समय खरीदने का प्रस्ताव रखता है। तो इस प्रकार के जो प्रस्ताव हैं ये किसी भी प्रकार से प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं कहलाएंगे, ये प्रस्ताव कहलाएंगे, प्रति प्रस्ताव की श्रेणी में ही आ जाएंगे। और इस प्रकार के प्रति प्रस्ताव जो है किसी भी प्रकार से ठहराव का निर्माण नहीं करते हैं। ये चीज़ जो है हमें
ध्यान में रखनी चाहिए। इसको हम क्रॉस ऑफर भी कहते हैं। क्रॉस ऑफर जब प्रति प्रस्ताव होता है तो ये कल को वो कह दे कि भी ठीक है, मैंने तुम्हें ये ए ने एक्स जो बुक है उसके पास वो बी को 50 रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखा और उसी क्षण बी ने भी उसको 50 रुपए में खरीदने का प्रस्ताव ए के समक्ष रखा, तो उस स्थिति में बाद में चलकर एक जो है वो बुक उसको नहीं बेचता, तो बी ये नहीं कह सकता कि जब 50 रुपए में तुमने मुझे बेचने का प्रस्ताव किया और मैंने 50 रुपए में तुमसे खरीदने की बात कही, तो फिर ऐसी स्थिति में तुम्हें मुझे वो बुक बेचनी होगी, क्योंकि यहाँ पर वो स्वीकृति उसके द्वारा नहीं थी, उसके द्वारा भी प्रति प्रस्ताव था, क्रॉस ऑफर था। और इस प्रकार का क्रॉस ऑफर या प्रति प्रस्ताव किसी भी प्रकार के ठहराव का निर्माण नहीं करता है। तो ये चीज़ हमें प्रस्ताव और जब ठहराव की हम बात करते हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दो इसके पॉइंट समझाए थे कि किस तरीके से जो है वो। अब जो इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो पॉइंट है कि पक्षकारों जब एक दूसरे के साथ में जब वो प्रस्ताव और स्वीकृति रखते हैं तो उस वक्त उनके मन में भी, उनके मानस में भी एक दूसरे के साथ में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि उस वक्त उनका जो मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं इसके साथ जो प्रस्ताव रख रहा हूँ और इसका जो मुझ पर मुझे सहमति दे रहा है, उस स्थिति में यदि ये मेरे को रखे गए प्रस्ताव के अनुसार अनुबंध पूरा नहीं करता है तो मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगी। ये होता है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा, यानी उनके मन में इस प्रकार का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उनके मन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो केवल ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही वो मज़े मज़े में या बैठे बैठे वो एक दूसरे से प्रस्ताव कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ठहराव कहलाएगा, वो अनुबंध नहीं कहलाएगा। प्रस्ताव कोई भी ठहराव उस स्थिति में अनुबंध का रूप धारण करेगा जबकि प्रस्ताव और स्वीकृति है, दो पक्षकार हैं, लेकिन पक्षकारों के मन में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा ही नहीं, तो उस स्थिति में फिर कैसे वो ठहराव अनुबंध का रूप धारण कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों होगा, तो इसके बारे में मैं कुछ और आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि पक्षकार जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक जीवन में हमारे कई बार ऐसे आपस में पक्षकारों के मध्य इस प्रकार की बातचीत हो जाती है, इस प्रकार के प्रस्ताव हो जाते हैं जिनकी स्वीकृति में जिसका कि आपस में एक दूसरे से वैधानिक संबंध स्थापित करने का कोई मंतव्य उनका नहीं होता। अब आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को खाने पर बुलाया, ठीक है, आपने प्रस्ताव रखा कि आप शाम को तुम मेरे यहाँ खाना खाने पर आओ सपरिवार, आपकी फ्रेंड उस पर सहमति दे देती है। आप शाम को बहुत एफर्ट्स करते हो, मेहनत भी करते हो और बहुत पैसे भी खर्च करते हो, कई तरीके की वो आप व्यंजन बनाने के लिए आप काफ़ी अपना पैसा भी लगा देते हो, समय देते हो, और उसके बाद अचानक आपकी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है कि मैं जो है वो आज आपके हम लोग नहीं आ पाएंगे किसी विशेष कारणवश। तो हालांकि आपका समय भी गया है, आपका पैसा भी लगा है, लेकिन क्या आप अपने उस फ्रेंड के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नहीं करोगे ना? बस, तो ये बात स्पष्ट है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा आपका कोई मंतव्य नहीं होता। ये पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में अनायास कई बार हम इस प्रकार की, आप अपनी फ्रेंड के साथ में मूवी जो है वो जाने का प्रोग्राम बनाते हो और फिर अचानक आपका वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर एक दूसरे के, आप अपने फादर से किसी प्रकार से कोई प्रॉमिस कर, फादर आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपको डिमांड करते हो, फादर आपको उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपको प्रॉमिस कर देते हैं कि वो आपकी उस डिमांड को पूरा करेंगे, और उस बाद में चलकर आपके फादर आपकी उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, तो चूँकि वो एक ठहराव तो था, एक एग्रीमेंट तो था, क्योंकि आपने प्रस्ताव किया था, आपके फादर ने उसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपके फादर के खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो है पारिवारिक, क्योंकि ये पारिवारिक ठहराव होते हैं, पारिवारिक जीवन में भी हम इस प्रकार के, सामाजिक जीवन में कई प्रकार के
हमारे एक दूसरे से ठहराव हो जाते हैं जिनका कोई मंतव्य नहीं होता कि हम वैधानिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। कई बार एक बात और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि पक्षकार व्यापारिक, ये तो पारिवारिक धार्मिक मैंने आपको उदाहरण दिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वाणिज्यिक या व्यापारिक प्रकृति के जो ठहराव है वो ठहराव जब हम करेंगे तो उसमें क्योंकि व्यापारिक या वाणिज्यिक प्रकृति के हैं तो हमारे बीच में वैधानिक संबंध होंगे, क्योंकि मानकर चलेंगे कि अधिकार और दायित्व उत्पन्न होंगे। एक व्यक्ति के अपना दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य है, जिसे प्रवर्तित कराने के लिए दूसरे पक्षकार को वैधानिक अधिकार है, तो ये स्थिति तो है बिल्कुल। लेकिन कई बार पक्षकार अनुबंध करते समय भी इस प्रकार की बातें तय कर लेते हैं कि हम में से दोनों में से आपस में कोई भी व्यक्ति यदि अपने दायित्व का निष्पादन करने में अक्षम रहता है या निष्पादन नहीं कर पाता तो उस स्थिति में दूसरा पक्षकार उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा। तो इस प्रकार की बात वो आप अनुबंध करते समय तय भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि चाहे वो व्यापारिक या वाणिज्यिक प्रकृति का ठहराव है, किंतु चूंकि पक्षकारों ने ठहराव करते समय ही एक दूसरे के प्रति कानूनी कार्यवाही न करने की बात कर दी, तो इस वजह से वो ठहराव जो है वो ठहराव ही कहलाएगा, अनुबंध का रूप धारण नहीं करेगा। लेकिन अब आप ये कहोगे कि ऐसे तो फिर हर व्यक्ति करेगा, ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति करेगा। कई बार जो होता है कि पक्षकार ऐसा तय भी अगर कर लें, किसी दूसरे पक्षकार की कोई मजबूरी हो, वो उस बात के लिए मजबूरी में हाँ भी कर दे और बाद में यदि वो उस बात को कहता है तो ये बात कानून देखेगा कि अनुबंध की प्रकृति कैसी है और क्या इसमें इस प्रकार से कह के पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है, इस प्रकार की शर्त है कि तो ये अल्टीमेट जो राइट होता है इसका विश्लेषण करने का, ये हमारी जो न्यायिक व्यवस्था होती है उनको होता है। हालांकि पक्षकार तय कर लेते हैं, किंतु यदि दूसरा पक्षकार इस बात से को कहना चाहता है, वापस मैं आपको बता रही हूँ कि भी मैं तो नहीं करना चाहता था लेकिन इसने मुझे बाध्य किया कि अगर मैं निष्पादन नहीं करूँगा तो मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करोगे और ये मैंने मजबूरी में किसी भी अन्य दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शायद हो सकता है इसकी सहमति पर किसी प्रकार का कोई दबाव। तो ये देखना न्यायिक व्यवस्था का कार्य क्षेत्र होगा कि क्या ये उचित है या अनुचित। तो इस रूप में और इसके बारे में कहा भी गया है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि भाई हमने तो अनुबंध जो ऐसे ही कर लिया था, हमारा कोई वैधानिक संबंध स्थापित करने का कोई इरादा नहीं था, तो उसके बारे में कोटेशन कही गई है कि अनुबंध जो है वो फुर्सत के क्षणों का खेल नहीं होना चाहिए, कि हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति कहते हैं कि हमने तो मजे मजे में कर लिया या हमने हंसी मजाक में कर लिया। इसका उद्देश्य पक्षकारों को एक दूसरे के प्रति बाध्य करने का होता है वैधानिक रूप से, तो इसलिए इसे इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो अगला पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी, ये है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसा कि इसमें कहा, ऐसे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो जो कि अनुबंध करने की क्षमता रखते हो। अनुबंध करने की क्षमता भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 में, ये चैप्टर्स आपके आगे आगे आते जाएंगे और उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया गया है, लेकिन चूंकि हमें यदि एक पूछ लिया जाए कि एक अनुबंध से आप क्या समझते हैं, एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुणों की व्याख्या कीजिए, तो उस स्थिति में ये सारी चीज़ें हमें पॉइंट टू पॉइंट बतानी है और उस स्थिति में संक्षेप में हमें बताना है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगी, डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगी। तो पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति। अब पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता से क्या आशय है, इसमें मैंने बताया 11 में परिभाषा दी गई कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य है यदि वो अपने जीवन के 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है। तो वयस्क के बारे में, सॉरी मैं वयस्क के बारे में कि अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं वयस्क। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति जो है वो अनुबंध करने की क्षमता रखता है। दूसरा हमें कह सकते हैं कि इसमें स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होना जरूरी है और तीसरा हम इसमें कह सकते हैं कि वो राजनीति द्वारा अनुबंध करने के योग्य घोषित नहीं होना चाहिए। इसको यदि हम दूसरे रूप में कहें तो अनुबंध करने एक अवयस्क व्यक्ति, एक अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता।
वयस्कता क्या है? वयस्कता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो वह वयस्क कहलाता है। और यदि किसी व्यक्ति की संपत्तियों का कोड ऑफ वर्ड्स के द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो उस स्थिति में अपने जीवन के 21 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात वो वयस्कता की श्रेणी में आएगा। स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कौन है? तो स्वस्थ मस्तिष्क में शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति वह व्यक्ति होता है। ऐसे कई इसमें स्थितियां बताई गई हैं कि इन स्थितियों में व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है या इन स्थितियों में कोई व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बिल्कुल सरल शब्दों में कि जो व्यक्ति अनुबंध करते समय अनुबंध के द्वारा उसके हितों पर पड़ने वाले अनुकूल या प्रतिकूल प्रभावों को समझने की क्षमता रखता है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहलाएगा। यानी कि अनुबंध करते समय उसकी ये स्थिति होनी चाहिए, वो व्यक्ति अनुबंध करने के वो एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कहलाएगा। और तीसरी बात जो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, राजनियम के द्वारा वो अनुबंध करने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए। तो राजनियम के द्वारा अयोग्य कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनमें जो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक नाम बताना चाहूँगी कि कुछ व्यक्ति जो अपने राजनीतिक पद के कारण, जैसे राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, बैरिस्टर्स हैं, वो या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको किसी राजदूत हैं कि अनुबंध करने के अयोग्य घोषित माना गया है। जैसे कोई व्यक्ति जिससे किसी मामले में दंडित कर रखा है, तो जिस समय उसको वो दंड या सजा काट रहा है उस वक्त, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसी दशाएं बता रखी हैं जिसमें कि अपराधी, जिसे हम अपराधी भी कह सकते हैं, कि वो अपराध की सजा भुगत रहा है जिस दौरान, उस दौरान वो व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य नहीं होगा। और जहाँ तक राज्यपाल, राष्ट्रपति, राजदूत, बैरिस्टर्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया है, तो चूंकि इनको किसी भी मामले में हम न्यायालय जो है वो किसी मामले में उपस्थित होने के आदेश नहीं दे सकते अपने, तो उनकी गरिमा के पद की गरिमा के कारण, इस वजह से वो व्यक्ति उन ऐसे पदों पर आसीन जो महानुभाव है उनको अनुबंध करने के योग्य उनकी राजनीतिक स्थिति के कारण नहीं माना गया। तो इस प्रकार से ये अनुबंध करने की क्षमता वाला मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चैप्टर जब ये होगा उसमें बहुत डिटेल में ये सब बताया गया है। नेक्स्ट जो बात है इसमें वो है सहमति अथवा मतैक्यता, जिसको कि सहमति अथवा मतैक्यता नाम से आप दोनों शब्दों को अगर मैं समझूं, सह प्लस मति, यानी कि मति का भाव यहाँ विचारों से है और सह का मतलब है साथ साथ, यानी जो विचार साथ साथ, ठीक है। या फिर मतैक्यता, मतैक्यता मत की एकता, यानी दो पक्षकार हैं, उनके किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर मत यदि एक है तो वो भाव, जिसको कि के बारे में कहा है कंसेंसस एट इडम। किसी भी ठहराव में कंसेंसस एट इडम होना चाहिए, तभी वो ठहराव अनुबंध कहलाएगा। अनुबंध पक्षकार कर रहे हैं और अनुबंध करते समय प्रस्ताव भी है, प्रस्ताव भी है, दो पक्षकार हैं, एक पक्षकार ने प्रस्ताव किया, दूसरे पक्षकार ने स्वीकृति भी दे दी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो प्रस्ताव या स्वीकृति जो दे रहे हैं उस समय उनके विचार जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। वो विचार किसी भी अनुबंध से संबंधित जो तथ्य हैं उनके संबंध में किसी भी मुद्दे पर वो अलग अलग हो सकते हैं। कीमत के संबंध में हो सकते हैं, अनुबंध की विषय वस्तु के संबंध में हो सकते हैं, या अनुबंध के निष्पादन के समय के संबंध में हो सकते हैं, या जगह के संबंध में हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कह सकते हैं अनुबंध से संबंधित जो तथ्य है, जो आधारभूत, जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, उन तथ्यों के बारे में यदि अनुबंध से करते समय दोनों पक्षकारों के बीच सहमति नहीं है, मतैक्यता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी रूप में वो ठहराव ही रहेगा, अनुबंध का रूप धारण नहीं कर पाएगा। जैसे एक्स ने वाई को अपनी कोई उसके पास दो कार थी, तो उसने अपनी, और दोनों एक ही कंपनी की थी, मॉडल भी दोनों का सेम था, उसने अपने फ्रेंड को अपनी एक कार एक निश्चित राशि में देने का प्रस्ताव रखा, जिस पर कि उसके पक्षकार, उसके जो दूसरा पक्षकार था उसने सहमति दे दी। लेकिन जब वो सहमति दे रहा था तो उसके मन में वो कार लेने का न होकर दूसरी कार लेने का भाव था। उसने सहमति दी तो उसने लाल रंग की कार पे सहमति दी,
प्रस्ताव किया गया था उसके दोस्त के द्वारा, तो उसके मन में भाव था कि मैं व्हाइट कलर की कार बेचूंगा। ठीक है, तो उसको तो व्हाइट कलर की कार बेचने का भाव था, लेकिन उसका जो मित्र था जो उस पर सहमति दे रहा था, उस सहमति वो दे रहा था लाल कलर की कार पे। इस चीज को दोनों ने आपस में क्लियर नहीं किया, और जब वो क्लियर नहीं किया, उसने प्रस्ताव कर दिया, उसने स्वीकृति दी, कीमत पर दोनों सहमत थे कि ठीक है 50,000 में बेच लेगा। कीमत पर थे, मॉडल चूंकि सेम था उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो उनकी सहमति में कोई कमी थी, कोई कंफ्यूजन, जिसको हम कंफ्यूजन की वजह से, वो उस कार के कलर की वजह से था। तो यहाँ पर प्रस्ताव किया गया था व्हाइट कलर की कार के लिए, ठीक है, तो स्वीकृति भी व्हाइट कलर की कार के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन स्वीकृति दी गई थी लाल कलर की कार के लिए। तो यहाँ पर कंसेंसस एडिब्रम या सहमति अथवा मतैक्यता पक्षकारों के बीच में नहीं थी, इसलिए ये ठहराव जो है वो केवल ठहराव ही बनकर रह गया, किसी भी रूप में वो अनुबंध का रूप धारण नहीं करता। ठीक है, आगे के जो है पॉइंट्स मैं आपको कल समझाऊंगी। तो